कई दिनों से एक में बात मन में बराबर उठ रही है कि इंसान को शायद अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। यह बात नहीं है कि मैं टेलीविज़न में आने वाले क्राइम और भक्ति प्रदान कार्यक्रमों से प्रभावित हो गया हूँ। यह भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगा हूँ, न ही किसी बाबा का भक्त बना हूँ। यह भी नहीं है कि पश्चाताप की महत्ता नए सिरे में समझ में आ गई है। दरअसल बात यह है कि इन दिनों मेरी सुपुत्री राशि का मेलजोल अपने सहकर्मी रमन के साथ काफ़ी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रमन का शादीशुदा होना है। राशि एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। रमन सीनियर मैनेजर है। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु रमन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी शोभा बेटे के पास न्यू जर्सी गई थी। अब वहाँ फ़ोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा मुजफ्फरनगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी शोभा उस समय गर्भवती थी। वरुण भी बहुत छोटा था और शोभा का अपना परिवार भी वही था। इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। गांधी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था मैंने। वहाँ से मेरा बैंक भी पास पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था। एक औरत और तीसरी या चौथी में पढ़ने वाला 2 जुड़वा लड़के। मेरे बैंक में काम करने वाले रमेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपनी ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने ही उनके तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना विनय जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते रमेश बाबू यह बताना नहीं भूले थे। शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिला है और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। इन तीनों गुणों का हम पुरुष वर्ग पूरी ईमानदारी से जतन तब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपने सौजन्य से अभिभूत करा दिया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने पूछा। जी सर, मेरा चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप परेशान ना हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी, मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी, मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद रचना जी के घर की चाबी बन गई और मैं उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। आधे घंटे बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे वरुण की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैं उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने शायद अपने बेटों को नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अखिल और निखिल को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, रविवार को उन्हें लेकर मंडी की चाट खाने का तो जैसे नियम बन गया था। रचना जी अब रचना हो गई थी। अब किसी भी फैसले में रचना के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसीलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बेटों को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो न हो, हड़ताल तो होती रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन मैं घर पर ही था। अमूमन छुट्टी के दिन मैं रचना के घर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज़ बात कुछ अलग थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रचना? अरे विनय जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा रचना कुछ असहज सी। क्या हुआ रचना, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। अपनी जगह से उठकर मैं उसका सिर दबाने लगा। सिर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हम किसी और दुनिया में खोने लगे। थोड़ी देर बाद रचना ने मना करने के लिए मुंह खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके बाद रचना ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। कहीं कोई संकोच नहीं था। दोनों के बीच जैसे हमारे शरीर सालों से मिलना चाहते हो। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी, शरीर ने शरीर की भाषा पहचान ली थी।
उसके कानों के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज आंखें ना खोलना तुम। आज बंद आंखों में मैं समाया हूँ। न जाने कितनी देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे चुपचाप लेटे रहे। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज तो नहीं हो तुम? नहीं, परंतु अपने आप से हूँ। आप शादीशुदा हैं और रचना, शोभा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवार के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना। परंतु विवाह, रचना, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच सेक्स का होना तो तय है, परंतु प्रेम का नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है रचना? प्रेम शक्ति देता है, कमजोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा उत्पन्न करती है। जिस पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक तो वह कभी पहुंच ही नहीं पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नज़रों ने उन्हें मेरे दिल तक आने ही नहीं दिया। परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज़्यादा एक इंसान समझा। इसीलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज के अनुसार चरित्रहीन हो गई। फिर कई दिन बीत गए। हम दोनों के संबंध और प्रगाढ़ होते जा रहे थे। मौका मिलते ही हम काफ़ी समय साथ बिताते, एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना और फिर घर आकर अखिल और निखिल के सोने के बाद एक दूसरे की बाहों में खो जाना दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऑफिस में भी दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम की बातें होती रहती थी। बीच बीच में मैं अपने घर आ जाता और शोभा के लिए और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाता। राशि का भी जन्म हो चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब शोभा मुझ पर तबादला करवा लेने का दबाव डालने लगी थी। इधर रचना भी हमारे रिश्ते का नाम तलाशने लगी थी। मैं अब इन दोनों औरतों को नहीं संभाल पा रहा था। 2 नाव की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब समय आ गया था किसी एक नाव में उतर जाने का। रचना से मुझे वह मिला जो मुझे शोभा से कभी नहीं मिल पाया था। परंतु यह भी सत्य था कि जो मुझे शोभा के साथ रहने में मिलता वो मुझे रचना के साथ कभी नहीं मिल पाता, और वह था मेरे बच्चे और सामाजिक सम्मान। यह सब कुछ सोचकर मैंने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तुम दिल्ली जा रहे हो? रचना को पता चल गया था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे ये बात छिपाने की। बोला, हाँ, वो जाना तो था ही, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। देखो रचना, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ, करता था, परंतु अब नहीं करते। अब मैं होश में नहीं था, तब मैं होश में नहीं था, अब हूँ। तुम कहते थे शोभा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या जो हमारे बीच था वो महज? रचना, देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें तुम्हें मुझसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने पर मुझे? हाँ, किया। जाओ, क्या कर लोगी? मैंने मज़ा किया तो क्या तुमने नहीं किया? पू, पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताओ, तुम्हें कितना खर्चा किया है मैंने तुम्हारे ऊपर? कितना नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया था मैं वह सब। यह मैं भी जानता था कि रचना ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फ़ायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ ना करो। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। उसके बाद रचना ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही शोभा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी मुजफ्फरनगर आ गए। मैंने रो रो कर शोभा से माफ़ी मांगी।
अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफ़ी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते विनय? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं, शायद हाँ हाँ हाँ। यकीनन तुम मुझे माफ़ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज स्त्री से उसे माफ़ कर आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक स्त्री से होती है तो समाज उसे कई नाम दे डालता है। जिस स्त्री से मुझे नफरत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही थी और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दम्भी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने की थी। तो तुम मुझे माफ़ नहीं? मैं उसके जैसी साहसी नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें माफ़ एक माँ कर रही है। एक पत्नी और स्त्री के अपराधी तुम हमेशा रहोगे। शर्म से गर्दन झुक गई थी मेरी। पूरा मोहल्ला रचना पर थू थू कर रहा था। वैसे भी हमारा समाज कमज़ोर को हमेशा दबाता रहता है। फिर एक अकेली जवान विधवा के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान था। उन सभी लोगों ने रचना के खिलाफ गवाही दी जिनके प्रस्ताव को उसने कभी न कभी ठुकराया था। अदालत में रचना केस हार गई थी। जज ने उस पर मुझे बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपने शरीर को स्वयं पर पुरुष को सौंपने वाली स्त्री सही कैसे हो सकती थी, और वो भी तब जब वह गरीब हो। रचना के पास न शक्ति बची थी और न पैसे। जो वह केस हाई कोर्ट ले जाती, उस शहर में भी उसका कुछ नहीं बचा था। अपने बेटों को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी, मुझसे मिलने आई थी। आज जो भी मेरे साथ हुआ है वह एक मृग तृष्णा के पीछे भागने की सज़ा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सज़ा मिल गई है और मैं जा रही हूँ। परंतु तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह। मैं भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया था। मेरे और शोभा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया था। मैं भी कहा स्वयं को माफ़ कर पाया और नहीं भुला पाया था रचना को। किसी भी रिश्ते में मैं वफादारी नहीं निभा पाया था, और आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक स्त्री के साथ किया था, वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं राशि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रमन से मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा, परंतु मुझे पूरा यकीन था ऐसी नौबत नहीं आएगी। राशि समझदार है, मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वो अपने किसी दोस्त से वीडियो चैट कर रही थी। उनकी बातों में रमन का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रमन सर के बीच क्या चल रहा है? वही जो इस उम्र में चलता है। हंसने लगती हैं। मुझे शायद पता नहीं कि वे शादीशुदा हैं। तुझे पता है फिर भी। राशि, देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है, वह तेरे साथ क्या होगा? क्या पता कल तुझे छोड़कर। मुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तू समझ नहीं रही यार। अब वो मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो फिर मेरी क्या गलती? उसे लगता है कि मैं उसके प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपने के बीच आने की सोची, उसी दिन उस पर रेप का केस ठोक दूंगी। और तुझे तो पता है, ऐसे केसेस में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे कानों में रचना की आवाज़ गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। परंतु विरासत तो बट चुकी थी। धन्यवाद।